हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 10 क्लास का सिविक्स में पढ़ने जा रहे हैं राजनीतिक दल। तो आप लोग पहले मेरा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए बच्चों, और कमेंट भी कर सकते हैं, अपने फ्रेंड को शेयर भी कर सकते हैं। तो आइए आज हम लोग राजनीतिक दल के बारे में जानते हैं। पहले जानते हैं कि राजनीतिक दल है क्या, इसका अर्थ क्या होता है। तो राजनीतिक दल एक ऐसा संगठित समूह है जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से एकजुट होते हैं। तो राजनीतिक दल का अर्थ होता है, राजनीतिक दल एक ऐसा समूह जिसका चुनाव लड़ने और सरकार बनाने के उद्देश्य से हुआ हो, राजनीतिक दल या पार्टी कहलाता है। किसी भी राजनीतिक पार्टी में शामिल लोग कुछ नीतियों और कार्यक्रमों पर सहमत होते हैं जिसका लक्ष्य समाज का भलाई करना होता है। एक राजनीतिक पार्टी लोगों को भरोसा दिलाती है, उसकी नीतियां अन्य पार्टियों से बेहतर है, यह कहकर भरोसा दिलाती है कि उसकी नीति जो है वो अन्य पार्टियों से बेहतर है, यानी वो अन्य दूसरे पार्टियों से बेहतर काम जनता के लिए करेगी। वह चुनाव जीतने की कोशिश करती है ताकि अपनी नीतियों को लागू कर सके। अब हम लोग देखेंगे कि राजनीतिक दलों की ज़रूरत क्यों पड़ती है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में या संस्थाओं में राजनीतिक दल एक अलग से दिखाई देते हैं। अधिकतर आम नागरिकों के लिए लोकतंत्र का मतलब राजनीतिक दल ही है। अगर आप देश के दूर दराज और एक ग्रामीण इलाकों में जाएं और कम पढ़े लिखे लोगों से बात करें तो संभव है कि आपको ऐसे लोग मिलें जिन्हें संविधान के बारे में या सरकार के स्वरूप के बारे में कुछ भी मालूम ना हो। बहरहाल राजनीतिक दलों के बारे में उन्हें ज़रूर कुछ न कुछ मालूम होता है, लेकिन पार्टियों के बारे में हर कोई कुछ न कुछ जानता है। तो इसका मतलब यह नहीं कि पार्टियां बहुत लोकप्रिय है। अधिकतर आम लोग आमतौर पर दलों के बारे में खराब राय रखते हैं। अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था और राजनीतिक जीवन की हर बुराई के लिए वे दलों को ही जिम्मेदार मानते हैं। सामाजिक और राजनीतिक विभाजन के लिए भी दलों को ही दोषी माना जाता है। ऐसे में यह सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है, क्या हमें सचमुच राजनीतिक दलों की ज़रूरत है? करीब 100 साल पहले दुनिया के बस कुछ ही देशों में, और वह भी गिनती के राजनीतिक दल थे। कहीं कहीं तो एक ही दल हर बार पार्टी जीतती है, जैसे कि चाइना में है, कम्युनिस्ट पार्टी की ही हर बार सरकार बनती है। आज गिनती के ही देश ऐसे हैं जहां राजनीतिक दल नहीं है। दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दल इतने सर्वव्यापी क्यों हो गए? आइए सबसे पहले इस सवाल का जवाब दें कि राजनीतिक दल क्या है और वे क्या करते हैं। उनकी ज़रूरत पर चर्चा इसके बाद होगी। राजनीतिक दल का अर्थ, जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ शुरू में ही, कि उसका राजनीतिक दल का अर्थ क्या होता है। अब है इस प्रकार दल किसी समाज के बुनियादी राजनीतिक विभाजन को भी दर्शाते हैं। पार्टी समाज के किसी एक हिस्से से संबंधित होती है, इसलिए उसका नज़रिया समाज के उस वर्ग, समुदाय विशेष की तरफ झुका होता है। किसी दल की पहचान उसकी नीतियों
और उसके सामाजिक आधार से तय होती है। राजनीतिक दल के 3 प्रमुख हिस्से होते हैं। पहला है नेता, दूसरा सक्रिय सदस्य और तीसरा अनुयायी या समर्थक। राजनीतिक दल के कार्य, राजनीतिक दल के काम क्या है? राजनीतिक दल क्या करते हैं? मूलतः राजनीतिक दल राजनीतिक पदों को भरते हैं और राजनीतिक सत्ता का इस्तेमाल करते हैं। दल इस काम को कई तरह से करते हैं। पहला, दल चुनाव लड़ते हैं। अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में चुनाव राजनीतिक दलों द्वारा खड़ा किए गए उम्मीदवारों के बीच लड़ा जाता है। राजनीतिक दल उम्मीदवारों का चुनाव कई तरीकों से करते हैं। जैसे अमेरिका में उम्मीदवार का चुनाव दल के सदस्य और समर्थक करते हैं। अब इस तरह से उम्मीदवार चुनने वाले देशों की संख्या बढ़ती जा रही है। अन्य देशों जैसे कि भारत में दलों के नेता ही उम्मीदवार चुनते हैं। दूसरा पॉइंट, दल अलग अलग नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखते हैं और मतदाता अपनी पसंद की नीतियां और कार्यक्रम चुनते हैं। देश के लिए कौन सी नीतियां ठीक है, इस बारे में हम में से सभी की राय अलग अलग हो सकती है, पर कोई भी सरकार इतने अलग अलग विचारों को एक साथ लेकर नहीं चल सकती। लोकतंत्र में समान या मिलते जुलते विचारों को एक साथ लाना होता है ताकि सरकार की नीतियों को एक दिशा दी जा सके। पार्टियां यही काम करती है। पार्टियां तरह तरह के विचारों पार्टियां क्या करती है? तरह तरह के विचारों को कुछ बुनियादी राय तक समेट लाती है जिनका वे समर्थन करती है। सरकार प्रायः शासक दल की राय के अनुरूप अपनी नीतियां तय करती है। तीसरा पॉइंट, पार्टियां देश के कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाती है। कानूनों पर औपचारिक बहस होती है और उन्हें विधायिका में पास करवाना पड़ता है, लेकिन विधायिका के अधिकतर सदस्य किसी न किसी दल के सदस्य होते हैं। इस कारण वे अपने दल के नेता के निर्देश पर फैसला करते हैं। चौथा पॉइंट, दल ही सरकार बनाते और चलाते हैं। हमने पिछले साल पढ़ा था कि नीतियों और बड़े फैसलों के मामले में निर्णय कौन करता है? राजनेता। और ये नेता विभिन्न दलों के होते हैं, किसी एक दल के नहीं होते हैं बल्कि अनेक दलों के होते हैं। पार्टियां नेता चुनती है, उनको प्रशिक्षित करती है और फिर पार्टी के सिद्धांतों और कार्यक्रमों के अनुसार फैसले करने के लिए उन्हें मंत्री बनाती है ताकि वे पार्टी की इच्छा के अनुसार सरकार चला सके। पांचवा पॉइंट, चुनाव हारने वाले दल शासक दल के विरोधी पक्ष की भूमिका निभाते हैं। सरकार की गलत नीतियों और असफलताओं की आलोचना करने के साथ वह अपनी अलग राय भी रखते हैं। विपक्षी दल सरकार के खिलाफ आम जनता को भी गोलबंद करते हैं। छठा पॉइंट, जनमत निर्माण में दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे मुद्दों को उठाते हैं और उन पर बहस करते हैं। विभिन्न दलों के लाखों कार्यकर्ता देश भर में बिखरे होते हैं। समाज के विभिन्न वर्गों में उनके मित्र, संगठन या दबाव समूह भी काम करते रहते हैं। दल कई दफे लोगों की समस्याओं को लेकर आंदोलन भी करते हैं। अक्सर विभिन्न दलों द्वारा रखी जाने वाली राय के इर्द गिर्द ही समाज के लोगों की राय बनती जाती है।
7वां पॉइंट, दल ही सरकारी मशीनरी और सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कल्याण कार्यक्रमों तक लोगों की पहुंच बनाते हैं। एक साधारण नागरिक के लिए किसी सरकारी अधिकारी की तुलना में किसी राजनीतिक कार्यकर्ता से जान पहचान बनाना, उससे संपर्क साधना आसान होता है। इसी कारण लोग दलों पर पूरा विश्वास न करते हुए भी उन्हें अपने करीब मानते हैं। दलों को भी हर हाल में लोगों की मांगों और ज़रूरतों पर ध्यान रखना पड़ता है, वरना अगले चुनाव में लोग उन्हें वोट नहीं देंगे। राजनीतिक दल की जरूरत क्यों पड़ती है? राजनीतिक दल की जरूरत लोगों को पड़ती क्यों है? दलों के काम की इस सूची से उस सवाल का जवाब मिलता है जो इस खंड की शुरुआत में शुरू में ही पूछा गया था। दरअसल हमें राजनीतिक दलों की जरूरत इन्हीं कामों के लिए है, पर हमें अभी भी इस सवाल को पूछने की जरूरत है कि आधुनिक लोकतंत्र राजनीतिक दलों के बिना क्यों नहीं चल सकता। दलों के बिना क्या स्थिति होगी, इसकी कल्पना करके ही हम उनकी ज़रूरत को समझ सकते हैं। अगर दल ना हो तो सारे उम्मीदवार स्वतंत्र या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, तब इनमें से कोई भी बड़े नीतिगत बदलाव के बारे में लोगों से चुनावी वायदे करने की स्थिति में नहीं होगा। सरकार बन जाएगी पर उसकी उपयोगिता संदिग्ध होगी। निर्वाचित प्रतिनिधि सिर्फ अपने निर्वाचन क्षेत्रों में किए गए कामों के लिए जवाबदेह होंगे, लेकिन देश कैसे चले इसके लिए कोई भी उत्तरदायी नहीं होगा, क्योंकि फिर लोकतांत्रिक सरकार की कोई लोकतंत्र का कोई मायने नहीं रह जाएगा। हम गैर दलीय आधार पर होने वाले पंचायत चुनाव का उदाहरण सामने रखकर भी इस बात की परख कर सकते हैं। हालांकि इन चुनावों में दल औपचारिक रूप से अपने उम्मीदवार नहीं खड़े करते हैं, लेकिन हम पाते हैं कि चुनाव के अवसर पर पूरा गांव कई खेमों में बंट जाता है और हर खेमा सभी पदों के लिए अपने उम्मीदवारों का पैनल उतारता है। राजनीतिक दल भी ठीक यही काम करते हैं। यही कारण है कि हमें दुनिया के लगभग सभी देशों में राजनीतिक दल नजर आते हैं, चाहे वह देश बड़ा हो या छोटा हो, नया हो या पुराना, विकसित हो या विकासशील देश हो। राजनीतिक दलों का उदय प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था के उभार के साथ जुड़ा है। हम पढ़ चुके हैं कि बड़े समाजों के लिए प्रतिनिधित्व आधारित लोकतंत्र की जरूरत होती है। जब समाज बड़े और जटिल हो जाते हैं, तब उन्हें विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग विचारों को समेटने और सरकार की नज़र में लाने के लिए किसी माध्यम या एजेंसी की ज़रूरत होती है। विभिन्न जगहों पर आए प्रतिनिधियों को साथ करने की ज़रूरत होती है ताकि एक जिम्मेवार सरकार का गठन हो सके। उन्हें सरकार का समर्थन करने या उस पर अंकुश रखने, नीतियां बनवाने और नीतियों का समर्थन अथवा विरोध करने के लिए उपकरणों की ज़रूरत होती है। प्रत्येक प्रतिनिधि सरकार की ऐसी जो भी ज़रूरतें होती है, राजनीतिक दल उनको पूरा करते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल लोकतंत्र की एक अनिवार्य शर्त है। अब हम लोग देखेंगे कि कितने राजनीतिक दल, अगर कोई एक ही पार्टी रहेगी
तब तो फिर निर्णय मुश्किल होगा, क्योंकि वो तो फिर उस पार्टी की सरकार जो है वो अपने मनमानी पर उतर आएंगे। इसलिए और सही निर्णय, चुनाव का सही निर्णय भी नहीं आएगा। इसलिए अधिक दलों की ज़रूरत पड़ती है। लोकतंत्र में नागरिकों का कोई भी समूह राजनीतिक दल बना सकता है। इस औपचारिक अर्थ में सभी देशों में बहुत से राजनीतिक दल हैं। भारत में ही चुनाव आयोग में नाम पंजीकृत कराने वाले दलों की संख्या 750 से भी ज़्यादा है। लेकिन हर दल चुनाव में गंभीर चुनौती देने की स्थिति में नहीं होता है। कुछ ही बड़ी पार्टियां हैं जिसे लोग जानते हैं और उसी पार्टी की सरकार भी बनती आ रही है। चुनाव जीतने और सरकार बनाने की होड़ में आमतौर पर कुछ एक पार्टियां ही सक्रिय होती है। ऐसे में सवाल उठता है कि लोकतंत्र की बेहतरी के लिए कितने दलों का होना अच्छा है। कई देशों में सिर्फ एक ही दल को सरकार बनाने और चलाने की अनुमति मिलती है। जैसा कि मैं बताई हूँ कि चाइना में हर बार सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी की ही सरकार बनती है। राजनीति की नैतिक ताकत, इसे बच्चों आप लोग अपने स्वयं देख लीजिएगा। आइए इधर देखते हैं। इस कारण उन्हें एक दलीय शासन व्यवस्था कहा जाता है, जहां एक ही पार्टी की हमेशा सरकार बनती है। हम लोग कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं कि चीन में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी को शासन करने की अनुमति है। हालांकि कानूनी रूप से वहां भी लोगों को राजनीतिक दल बनाने की आज़ादी है, पर वहां की चुनाव प्रणाली सत्ता के लिए स्वतंत्र प्रतिद्वंदिता की अनुमति नहीं देती। इसलिए लोगों को नया राजनीतिक दल बनाने का कोई लाभ नहीं दिखता है और इसलिए कोई नया दल नहीं बन पाता। हम एक दलीय व्यवस्था को अच्छा विकल्प नहीं मान सकते, क्योंकि यह लोकतांत्रिक विकल्प नहीं है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में कम से कम 2 दलों को राजनीतिक सत्ता के चुनाव में प्रतिद्वंदिता करने की अनुमति तो होनी ही चाहिए, नहीं तो वे तो फिर राज सत्ता हो जाएगा, राजतंत्र वाली सरकार हो जाएगी। साथ ही उन्हें सत्ता में आ सकने का पर्याप्त अवसर भी रहना चाहिए। कुछ देशों में सत्ता आमतौर पर 2 मुख्य दलों के बीच ही बदलती रहती है। वहां अनेक दूसरी पार्टियां हो सकती है, वे भी चुनाव लड़कर कुछ सीटें जीत सकती है, पर सिर्फ 2 ही दल बहुमत पाने और सरकार बनाने के प्रबल दावेदार होते हैं। अमेरिका और ब्रिटेन में ऐसी ही 2 दलीय व्यवस्था है। अभी अमेरिका में चुनाव चल रहा है। जब अनेक दल सत्ता के लिए होड़ में हो और 2 दलों से ज़्यादा के लिए अपने दम पर या दूसरों से गठबंधन करके सत्ता में आने का ठीक ठाक अवसर हो, तो इसे बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। तो समझ में आ गया बहुदलीय व्यवस्था किसे कहते हैं? जब अनेक दल सत्ता के लिए होड़ में हो और 2 दलों से ज़्यादा के लिए अपने दम पर या दूसरों के साथ गठबंधन का मतलब 9 में ऐसे पढ़ चुके हो। गठबंधन का मतलब होता है मिली जुली सरकार। अगर किसी एक पार्टी को अधिक सीटें नहीं मिलती है तो वो दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बनाती है। तो गठबंधन करके सत्ता में आने का ठीक ठाक अवसर हो तो इसे क्या कहते हैं? बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। भारत में भी ऐसी ही बहुदलीय व्यवस्था है। इस व्यवस्था में कई दल गठबंधन बनाकर भी सरकार बना सकते हैं। जब किसी बहुदलीय व्यवस्था में अनेक पार्टियां चुनाव लड़ने और सत्ता में आने के लिए आपस में हाथ मिला लेती है तो इसे क्या कहते हैं? गठबंधन या मोर्चा कहा जाता है। जैसे कि 2004 के संसदीय चुनाव में भारत में ऐसे 3 प्रमुख गठबंधन थे: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन और वाम मोर्चा।
अक्सर बहुदलीय व्यवस्था बहुत घालमेल वाली लगती है, क्योंकि ये सरकार जो होती है वो टिकाऊ नहीं होती है और देश को राजनीतिक अस्थिरता की तरफ ले जाती है। पर इसके साथ ही इस प्रणाली में विभिन्न हितों और विचारों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल जाता है। लेकिन अभी केंद्र में जो है वो गठबंधन की सरकार नहीं है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भाजपा की। तो इनमें से कौन सी प्रणाली बेहतर है? अक्सर पूछे जाने वाले इस सवाल का संभवतः सबसे अच्छा जवाब यही होगा कि यह कोई बहुत अच्छा सवाल है ही नहीं। दलीय व्यवस्था का चुनाव करना किसी मुल्क के हाथ में नहीं है। यह एक लंबे दौर के कामकाज के बाद खुद विकसित होती है और इसमें समाज की प्रकृति, इसके राजनीतिक विभाजन, राजनीति का इतिहास और इसकी चुनाव प्रणाली, सभी चीज़ें अपनी भूमिका निभाते हैं। इसे बहुत जल्दी बदला नहीं जा सकता। हर देश अपनी विशेष परिस्थितियों के अनुरूप दलीय व्यवस्था विकसित करता है। जैसे अगर भारत में बहुदलीय व्यवस्था है तो उसका कारण क्या है? 2-3 पार्टियां इतने बड़े मुल्क की सारी सामाजिक और भौगोलिक विविधताओं को समेट पाने में अक्षम है। हर मुल्क और हर स्थिति में कोई एक ही आदर्श प्रणाली चले, यह संभव नहीं है। इसलिए बहुदलीय पार्टी का होना अनिवार्य है। अब है राष्ट्रीय राजनीतिक दल। राष्ट्रीय राजनीतिक दल के बारे में हम लोग जानेंगे कि विश्व के संघीय व्यवस्था वाले लोकतंत्रों में 2 तरह की राजनीतिक दल है। एक है संघीय इकाइयों में से सिर्फ एक इकाई में अस्तित्व रखने वाले दल और अनेक या संघ की सभी इकाइयों में अस्तित्व रखने वाले दल। भारत में भी यही स्थिति है। कई पार्टियां पूरे देश में फैली हुई है और उन्हें राष्ट्रीय पार्टी कहा जाता है। इन दलों को विभिन्न राज्यों में इकाइयां हैं, पर कुल मिलाकर देखें तो ये सभी इकाइयां राष्ट्रीय स्तर पर तय होने वाली नीतियों, कार्यक्रमों और रणनीतियों को ही मानती है। देश की हर पार्टी को चुनाव आयोग में अपना पंजीकरण कराना पड़ता है, यानी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। आयोग सभी दलों को समान मानता है, पर यह बड़े और स्थापित दलों को कुछ विशेष सुविधाएं देता है। इन्हें अलग चुनाव चिन्ह दिया जाता है, जिसका प्रयोग पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार ही कर सकता है। इस विशेषाधिकार और कुछ अन्य लाभ पाने वाली पार्टियों को मान्यता प्राप्त दल कहते हैं। चुनाव आयोग ने स्पष्ट नियम बनाए हैं कि कोई दल कितने प्रतिशत वोट और सीट जीतकर मान्यता प्राप्त दल बन सकता है। तो बच्चों, हम लोग पाठ को यहीं तक रखते हैं। अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो बच्चों, इसे लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट भी लिख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।